सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ते हुए आए हैं कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। उसके अलावा जो भी हमारे क्लासिफिकेशंस थे उनके बारे में, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक जो था जिसको हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, वो था आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सभी लोग कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कोरोजन, है ना। कि हम जो है आज किसके बारे में पढ़ेंगे, कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। बट कोरोजन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये टॉपिक जो है वो कहाँ से आए हैं, है ना। तो जैसे कि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक रिडक्शन एंड एक ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। रिडक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जिसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। सेकेंड चीज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। थर्ड चीज क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फोर्थ चीज क्या होगा, आपका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये क्या कहलाता है, आपका रिडक्शन कहलाता है ना। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, and the last one is increase in the oxidation number. So the topic which we are discussing today is corrosion, and it is the daily example of oxidation. मतलब जो ये निकल के आया है ये टॉपिक corrosion, वो निकल के आया है कि डेली एग्जाम्पल्स में हम कहाँ पर देख पाते हैं या फिर किन किन चीजों में हम ये देख पाते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो उनमें से सबसे जो मेन या फिर मैं बोलूं कि बहुत ही आसानी से दिखने वाला जो एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ का, वो क्या है, आपका कोरोजन, है ना। एंड द सेकंड वन इज रेंसिडिटी. सो इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड दीज टू टॉपिक्स, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी. ओके, सो हियर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद द टॉपिक कोरोजन, ठीक है। कोरोजन को स्टार्ट करने से पहले, डेफिनेशन पे जाने से पहले, मैं आपको कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूँ कि कोरोजन को जनरली हम देखते हैं आयरन आर्टिकल्स में, कि आयरन आर्टिकल जो होते हैं जब हम लेकर आते हैं उनको, न्यू लेकर आते हैं, तो वो थोड़े से शाइनी होते हैं, ठीक है ना। अच्छे दिखने वाले होते हैं, ठीक है ना। अच्छा दिखने के साथ साथ में क्या होता है, उनकी सरफेस जो होती है बिल्कुल स्मूथ होती है। लेकिन जैसे टाइम बीतता जाता है, टाइम निकलता जाता है, वैसे ही हम देखते हैं कि उसकी शाइन जो है वो धीमे धीमे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसकी स्मूथनेस जो सरफेस की है वो कम होती जा रही है। और हम देखते रहते हैं कि जो कलर है आयरन का, वो भी क्या होता जा रहा है, ब्राउनिश होता जा रहा है, रेडिश कलर होता चला जा रहा है, ठीक है ना। या ब्राउनिश मैं कहूँ आपको, वो ब्राउनिश कलर आखिर में होता क्या है, ठीक है ना। और आखिर कौन सी ऐसी चीजें होती हैं या कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से ये जो कलर जो होता है आयरन आर्टिकल्स का वो चेंज होता है, या फिर आयरन आर्टिकल धीरे धीरे, स्लोली स्लोली दे आर डिकम्पोज्ड, ठीक है ना। तो व्हाट दे एक्चुअल आर, है ना। तो इट इज बेसिकली, अगर मैं आपको एक टर्म के बारे में बोलूं तो ये बेसिकली क्या होता है, कोरोजन होता है। बट पर्टिकुलरली आयरन में जो कोरोजन होता है उसको हमने पर्टिकुलरली एक नाम देके रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं रस्ट, या कहते हैं रस्टिंग। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। और जो कंपाउंड जो रहता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसे ही हम सिल्वर में देखते हैं, ऐसे ही हम कॉपर में देखते हैं कि एक वाइट, एक कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जो हो जाती है वो भी चढ़ जाती है, ठीक है ना। तो उसको भी हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। सिल्वर जो होता है, सिल्वर ज्वेलरी जितनी भी होती है वो धीमे धीमे करके टाइम के साथ में वो क्या होती जाती है, ब्लैक होती चली जाती है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है, कोरोजन होता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि जिसको हम आस पास में अपने अपने सराउंडिंग्स में हम देख पाते हैं, है ना। तो इसी चीज को आज हम पढ़ेंगे corrosion, ठीक है ना। तो we will start with the definition that what is corrosion, that it is defined as the natural process
that causes the transformation of pure metals to undesirable substances। ठीक है ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है प्योर मेटल्स का एक अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस में। अनडिजायरेबल सब्सटेंस का मतलब क्या है, हमें डिजायर नहीं होती उनकी, ठीक है ना, उन सब्सटेंसेस की कि वो बने, लेकिन वो नेचुरली क्या होते हैं, बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, when they react with the substance like water and air। ठीक है, कि जब वो मेटल वाटर एंड एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, तो वो मेटल जो होता है, प्योर मेटल जो होता है, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंस एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो नेचुरल प्रोसेस तो किसी भी मेटल को अनडिजायरेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए जब वो मेटल किसके कांटेक्ट में आता है, वाटर या एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है ना, अब इस प्रोसेस से होता क्या है, तो दिस रिएक्शन causes damage and disintegration of metal starting from the portion of the metal exposed to the environment and spreading to the entire bulk of metal। है ना, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है, ये रिएक्शन कारण बनती है, मतलब इस रिएक्शन के कारण क्या होता है, डैमेज एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मेटल। मतलब जो मेटल जो अपना होता है वो धीमे 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 करके क्या होता जाता है, डैमेज होता जाता है, डिसइंटीग्रेट होता जाता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या है, इट विल कन्वर्टेड इनटू द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, दैट इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। है ना, एंड कहां से स्टार्ट होता है, जो पोर्शन मेटल का एक्सपोज होगा एनवायरमेंट में, मतलब जो मेटल, जो सरफेस या जो पार्ट या जो पोर्शन मेटल का डायरेक्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होगा, ये कोरोजन उस पोर्शन से चालू होता है एंड इंटायर मेटल के बल्क में क्या हो जाता है, ये स्प्रेड हो जाता है धीमे धीमे। समझ आ रहा है, ठीक है, तो धीमे धीमे जैसे ये स्प्रेड होता है तो पूरे तरीके से ये क्या करना चालू कर देता है कि पूरा जो मेटल जो होता है या मेटल एक बॉडी जो होती है उसको धीमे 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 करके क्या होना चालू कर देता है, डैमेज करना चालू कर देता है। एंड एंड ऑफ द थिंग कि पूरे तरीके से जब ये कोरोजन फैल जाता है तो पूरे तरीके से वो मेटल जो होता है, इट विल कन्वर्टेड इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंस एंड इट विल डैमेज द मेटल। इज इट क्लियर? एक और मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है जो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में भी आएगी और इजीली आप याद भी कर सकते हैं। ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ अ मेटल और मटेरियल यूजिंग अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स इन द सराउंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट। है ना, इन अ वेरी शॉर्ट वे आई हैव रिटन ओवर देयर दैट ये ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, वही डैमेज एंड डिसइंटीग्रेशन किसी भी मटेरियल का, और जनरली ये मटेरियल क्या होगा, मेटल होगा। कैसे होगा, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, है ना, बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड दोज केमिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, सो दैट इज नोन एज कोरोजन। तो इट्स ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द कोरोजन, कि कोरोजन क्या होता है, ठीक है ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग के क्या होता है। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या होता है कोरोजन, तो भाई सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं दोबारा से एक बार, हम अगर इसको रिपीट करते हैं तो क्या होता है कोरोजन, कि भाई वो नेचुरल प्रोसेस कि जब एक मेटल जो होता है वो एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, जब वो वाटर या एयर या फिर मैं बोलूं किसी भी इन्वायरमेंटल, है ना, क्या कहते हैं, कंपोनेंट के क्या है, कांटेक्ट में आए, डायरेक्ट एनवायरमेंटल कांटेक्ट कंपोनेंट के कांटेक्ट में आए, है ना। वो एनवायरमेंटल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कि मॉइस्चर हो, एयर हो या केमिकल्स जो कि एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, अगर उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो इट विल रिएक्ट and will convert it into a transform into the undesirable substance and then this process is known as corrosion। समझ आ गया अभी आप लोगों को, ठीक है ना। अब कोरोजन में क्या है कि अलग अलग तरीके से, भाई आयरन में भी कोरोजन होता है, कॉपर में भी कोरोजन होता है, सिल्वर में भी कोरोजन होता है। तो जो आयरन में कोरोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्टिंग। इसका, इसकी जो डेफिनेशन है वो भी सेम वही रहेगी जो आपकी कोरोजन की है, बस सिर्फ अंतर यहाँ पर ये आ जाएगा, डिफरेंस ये हो जाएगा कि जहां पर हम यूजुअली हम मेटल लेके चलते हैं या फिर हम मेटल लिखते हैं, उस जगह पे हम आयरन आर्टिकल लिख देंगे, है ना, कि
when it is a natural process causes the transformation of iron article to undesirable substance when they react with the substance like water and air, है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी रस्टिंग की। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दैट इट इज अ नेचुरल प्रोसेस that causes the transformation of a of an iron article to undesirable substances when they react with substances like water and air। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी किसकी, रस्टिंग की, ठीक है ना। अब रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम आयरन को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना, जो कि एयर में होती है, एंड द सेकेंड वन इज आपका वाटर, मॉइस्चर। तो जब वाटर एंड एयर ये दोनों मिलके, मतलब मॉइस्चर एंड एयर दोनों मिलके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं किसी भी आयरन आर्टिकल के, then it will convert it into 2Fe2O3.XH2O। यहाँ पर जो X दिया हुआ है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपके रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपके कहां पर आ जाएंगे, प्रोडक्ट साइड में आ जाएंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। इसको कहते हैं हम रस्ट। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो जंग कहते हैं इसे, ठीक है ना। जो ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस जो होता है ना, जो क्या कहते हैं, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, आयरन आर्टिकल्स की सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट होता चला जाता है, वो सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जो अभी आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, 2Fe2O3.XH2O, ठीक है ना। Fe2O3 को क्या कहते हैं आप लोग, फेरस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग, फेरस ऑक्साइड कहते हैं। तो ये फेरस ऑक्साइड कब बनता है, जब आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। एयर एंड मॉइस्चर, इन दोनों के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग ये वाली इक्वेशन जो है ये आप लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहती है कि जब आप कभी आंसर लिख रहे हो या कोरोजन के बारे में अगर आ जाती है कोई भी चीज, तो अगर आप ये रस्टिंग डालकर और ये डेफिनेशन अगर आप लिख देते हैं, अगर रस्टिंग की पूछी जाती है तो रस्टिंग की डेफिनेशन लिख के उसके नीचे आप इक्वेशन लिख देते हैं, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है चेक ईयर के ऊपर कि हाँ बच्चे को पूरे तरीके से चीजें पता है, ठीक है ना। नाउ कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर कौन सी लेयर क्या कहते हैं आ जाती है, ग्रीन कलर की लेयर जो होती है वो आ जाती है, समझ आ रहा है। तो ये ग्रीन कलर की लेयर कैसे होती है कि जब कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर मींस मॉइस्चर, एंड आपने पहले ही ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा हुआ होगा कि केमिकल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। तो केमिकल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो गैसेस हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, CO2, SO2, है ना, H2S, तो ये सारी की सारी गैसेस भी जो होती हैं वो भी किससे रिएक्ट करती हैं, मेटल सरफेस से रिएक्ट करती हैं, ठीक है ना। और ये भी किसका कारण बनती हैं, कोरोजन का कारण बनती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है मैंने कि Cu plus H2O plus CO2 gives, it will changes into CuCO3 dot CuOH का होल ट्वाइस। और ये जो सब्सटेंस जो होता है, ये सब्सटेंस जो है वो होता है आपका ग्रीन लेयर, जो कि कॉपर आर्टिकल्स या कॉपर यूटेंसिल्स के ऊपर जो हो जाती है, क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। या फिर मैं बोलूं कि ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है ना, कॉपर आर्टिकल्स के ऊपर। वो ग्रीन कलर की लेयर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। CuCO3 को अपन लोग क्या कहते हैं, ठीक है, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, समझ आ रहा है। तो ये आपकी क्या होती है, ग्रीन लेयर होती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई कोई भी जो कॉपर का आर्टिकल जो होता है वो कुछ टाइम बाद जो हो जाता है उसके ऊपर एक ग्रीनिश लेयर जो आ जाती है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है या उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। नाउ सिल्वर में क्या होता है आपका, जब भी कोरोजन होता है सिल्वर में, तो सिल्वर के ऊपर क्या आ जाती है, ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, या फिर ब्लैकिश हो जाते हैं जो आपके सिल्वर आर्टिकल जो होते हैं या सिल्वर ज्वेलरीज जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपकी ब्लैक हो जाती हैं। तो ये ब्लैक होने के कारण क्या होता है कि जो सिल्वर होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है H2S, ठीक है ना।
तो H2S गैस कहाँ पर होती है? आपकी एयर में होती है। जब ये इसके कांटेक्ट में आता है तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं भाई, जो ब्लैक लेयर जो आ जाती है वो किसकी बन जाती है? आपकी Ag2S की। किसकी आ जाती है? Ag2S की। एंड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? इवॉल्व हो जाती है। ठीक है ना? तो ये आपकी कौन सी लेयर होती है? ब्लैक कलर की लेयर होती है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों चीजों के बारे में बता दिया। ये आपकी रस्ट होती है, जो ब्राउनिश लेयर होती है, जो आयरन आर्टिकल्स के ऊपर आती है ना? ये आपका कॉपर के ऊपर आने वाली ग्रीन लेयर है, Cu CO3 डॉट CuH का होल ट्वाइस, एंड दिस इज द ब्लैक लेयर और which blackened the silver articles that caused by the Ag2S। समझ आ रहा है आप लोगों को, सभी लोगों को? तो इन तीनों इक्वेशंस को आप लोग नोट डाउन कर लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोरोजन में कभी भी 2 नंबर में या 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई डिफाइन कोरोजन, तो कोरोजन के साथ में अगर आप एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ में इन तीनों चीजों को भी अगर आप लिखाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने की संभावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? पॉसिबिलिटी जो होती है फुल मार्क्स की वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नाउ we come on the sub topic of corrosion, that is prevention of corrosion। अगर सपोज कीजिए कि कोई आयरन आर्टिकल है या फिर कोई भी मेटल है, हम भाई उसको बाहर तो रखेंगे, वो बाहर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में तो आएगा, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनको हम करें तो जो कोरोजन है वो क्या हो जाए, मतलब कि रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस जो प्रोसेसेस जो हैं कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से कोरोजन को क्या कर दे? रेजिस्ट करे, है ना? या फिर अगर मैं बोलूं कि अगर कोरोजन लग रहा हो या फिर कोरोजन जल्दी हो रहा हो तो उसको थोड़ा सा उसका टाइम पीरियड बढ़ा दें। ठीक है ना? तो ये कौन कौन सी प्रोसेस है जिनसे हम कोरोजन से क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज द सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है ना? तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि भाई प्रिवेंशन में कि कोरोजन को हम कैसे बचाएं, तो उसमें सबसे पहला हमारे दिमाग में जो पॉइंट आता है वो आता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? सिंपली मैं आपको एक बात बताऊं, इट इज अ कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है ना, और ऑन आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जो जिंक की कोटिंग की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। पर्टिकुलरली मैं आपको बोल रहा हूँ आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की कोटिंग। अगर जिंक की जगह पे कोई और मेटल यूज किया जाएगा तो वो गैल्वेनाइजेशन नहीं, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाएगी, जो कि मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो बहुत ही ध्यान से आप सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं कि गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है? जिंक की कोटिंग ऑन आयरन आर्टिकल या ऑन आयरन आर्टिकल सरफेस। ठीक है ना? तो ये काम क्या करता है कि zinc layer coating does protect the iron inside from the और inside from corrosion। कि जिंक की जो लेयर जो होती है वो आयरन आर्टिकल्स को क्या कर देती है? कोरोजन से बचा देती है। एग्जांपल के तौर पे आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप सभी के घर में बाइक होगी, आप सभी के घर में बाइसाइकिल होगी, है ना, आप सभी के घर में कार होंगी। तो जो भी आपके मेटेलिक पार्ट्स जो होते हैं, है ना, जो बाहरी सरफेस पे होते हैं, मैं अंदर इंजन वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, जो बाहरी सरफेस पे होते हैं जो हम देख पाते हैं, है ना, तो कभी उनको टच करके देखिएगा कि ये कोटिंग आपको ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है ना? आयरन के वो बने होते हैं, लेकिन उन आयरन आर्टिकल्स या उन आयरन कंपोनेंट्स के ऊपर एक कोटिंग की जाती है एक शाइनी मेटल्स के साथ में, जो शाइन करता है। समझ आ रहा है? वो शाइनी मेटल जो होता है या फिर वो कोटिंग जो होती है वो किसकी होती है? जिंक की होती है। और उस कोटिंग करने के प्रोसेस को अपन लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द गैल्वेनाइजेशन। बट लेकिन याद रखना है कि गैल्वेनाइजेशन में जो मेटल होगा वो सिर्फ जिंक होगा। कि हम जिंक को क्या करते हैं? मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं, आयरन को हम डिप करते हैं एंड विल मेक अ कोटिंग ऑन आयरन सरफेस, है ना, व्हिच विल प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोजन। ठीक है? अब यहाँ पर मैंने अगला पॉइंट जो बोला है या अगला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज सेम एज द गैल्वेनाइजेशन बट वी कैन यूज एनी अदर मेटल, है ना। अगर वो जिंक लेंगे तो वो गैल्वेनाइजेशन होगा। गैल्वेनाइजेशन की जगह पे अगर हम किसी भी मेटल को अगर हम लेते हैं किसी भी दूसरे मेटल के ऊपर कोट करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के ऊपर जैसे गोल्ड मेटल है ना, सिल्वर मेटल है, तो सिल्वर मेटल के ऊपर वो सिल्वर का मेटल नहीं होता, सिल्वर की कोटिंग की जाती है उसको। समझ आ रहा है? तो गोल्ड मेडल नहीं होता, गोल्ड की कोटिंग की जाती है उसके ऊपर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये प्रोसेस जो होती है किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करना,
उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, और ये भी एक तरीका है कोरोजन से बचाने का। समझ आ रहा है मैटर को। नाउ द थर्ड वन इज पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों के घरों में क्या कहते हैं, कभी ना कभी कूलर रहे होंगे, है ना। तो उन कूलर्स पे या फिर कोई क्या कहते हैं, गेट वगैरह जो डोर होते हैं, ठीक है ना, या विंडोज होती हैं, तो वो आयरन की बनी होती हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं कि उनमें जंग ना लगे, तो इसलिए हम उनको क्या करा देते हैं, पेंट करा देते हैं। समझ आ रहा है। जितनी भी मशीनरी होती है, आपने देखा होगा, जितना भी मशीनरी वाला वर्क जो होता है, जितनी भी मशीनरी होती है, उन सभी के अंदर ग्रीसिंग की जाती है। ग्रीसिंग क्यों की जाती है, जिससे वो फ्लुएंटली चल सके, स्मूथली चल सके, ठीक है ना। और स्मूथली कब चल पाएंगे, जब उनके अंदर कोरोजन नहीं होगा। तो जितना ज्यादा हम ग्रीसिंग उनको करते रहेंगे, वो उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और जितना ग्रीसिंग करेंगे उतना ही कोरोजन क्या होंगे, कोरोजन रजिस्टिंग होगी, है ना, कि कोरोजन उनमें नहीं आएगा। ठीक। देन द लास्ट पॉइंट इज एलॉइंग। एलॉइंग को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज में बता दूं, एलॉय क्या होता है, दो से ज्यादा मेटल्स को, या मेटल या नॉन मेटल को हम मिला के जो एक सब्सटेंस, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, उसे अपन लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। याद रखना, प्योर मेटल्स में कोरोजन का खतरा सबसे ज्यादा होता है ना। तो जितना ज्यादा हम इम्प्योरिटीज को क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, वो मेटल उतना ही कोरोजन रेजिस्टिंग बनता जाता है, ठीक है ना। तो एलॉइंग प्रोसेस के हेल्प के साथ में हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल में किसी दूसरे मेटल को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिससे उस प्योर मेटल जो होता है वो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। और अगर वो इम्प्योर हो जाएगा तो उसके अंदर कोरोजन की रेजिस्टेंस पावर जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस कोरोजन पावर को रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, मतलब कि कोरोजन की रेजिस्टिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम प्योर मेटल में क्या कर देते हैं, इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने जनरली देखा होगा या फिर जनरली सुना भी होगा, आजकल बाइक्स में एलॉय व्हील आते हैं। तो एलॉय व्हील का भी रीजन क्या है, कि जो आयरन आर्टिकल से या फिर आयरन की रॉड से जो मिलके क्या कहते हैं, पहले जो रिम बना करते थे, तो उन रिम्स में कोरोजन लगने का या कोरोजन होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता था। एलॉय व्हील्स के आने से क्या था कि कोरोजन रेजिस्टेंस जो थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। जो टायर या जो रिम 10 साल की जगह 10 साल चलता था, वो अब 20 साल और 25 साल चलता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ एलॉइंग। तो एलॉइंग क्या करता है, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि एलॉइंग इज क्रिएटेड टू इंक्रीज मेटल्स रेजिस्टेंस टू कोरोजन। तो एलॉइंग जो प्रोसेस जो होती है वो क्या करती है, क्रिएट करती है और बढ़ा देती है मेटल्स की रेजिस्टेंस को कोरोजन के लिए, ठीक है। कि वो अगर कोरोड हो रहा होगा तो उसको कोरोजन नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए हम क्या कर देते हैं, प्योर मेटल में इम्प्योरिटी मिला देते हैं। एंड ये इम्प्योरिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, हम किसी मेटल को मिला दें या किसी नॉन मेटल को मिला दें, तो भले हम जैसे ही हम इम्प्योरिटी को मिलाएंगे तो कोरोजन रेजिस्टेंस पावर जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, आपका एलॉइंग कहते हैं। तो ये भी एक तरीका है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। सो दिस इज होल अबाउट कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन और मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट जो हैं जो मैंने लिखे हुए थे, आई होप आप सभी लोगों ने लिख लिए होंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गए होंगे, जो भी मैंने बोला है या जो भी मैंने बताया है, समझ आ रहा है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, that is rancidity. It is also a daily example of oxidation. अब आपने देखा होगा जनरली कि हमारे घर में मदर जो होती हैं वो खाना कुक करती हैं, फूड बनाती हैं। तो जैसे ही हमारा फूड कुक होता है तो अगर हम उसको क्या कर देते हैं, हाई टेम्परेचर पे या फिर टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, तो वो मॉइस्चर एंड टेम्परेचर वही चीज है कि एनवायरमेंट के कांटेक्ट में बहुत लंबे समय तक रहता है, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, एक बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल आना चालू हो जाती है। समझ आ रहा है। वो ऐसा क्यों होता है, रीजन होता है कि हमारे जो खाना जो होता है, हमारे खाने में क्या रहता है, फैट रहता है, हमारे खाने में ऑयल रहता है। तो इन फैट एंड ऑयल्स का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इन्हीं फैट एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है, रिजल्टेंट क्या निकलता है, अ बैड स्मेल, अ फाउल स्मेल, है ना, एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, है ना। तो ये रिजल्ट होता है हमारे
इसका ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स का, ठीक है ना। एंड इसी प्रोसेस को कि जब कोई खाने में फैट एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसके कारण उसमें से गंदी सी स्मेल आती है या बहुत ही बदबूदार स्मेल, मतलब बदबूदार खाना हो जाता है और टेस्ट भी बहुत गंदा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। इस रेंसिडिटी फूड के कारण कई बार ऐसा होता है कि हमको नहीं पता चलता, लेकिन हमको हमेशा देख के खाना चाहिए। तो इस रेंसिड फूड के कारण क्या होता है, स्टमक इन्फेक्शन, ठीक है ना। कई लोग ये बोलते हैं कि भाई मुझे मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, तो फूड पॉइजनिंग का भी कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं रेंसिडिटी होता है कि खाना मतलब कि उसका उसके अंदर जो भी खाना खाना जो था उसके अंदर जो भी फैट एंड ऑयल्स थे वो ऑक्सीडाइज हो गए, ठीक है ना। एंड वही खाना हमने खा लिया, है ना। तो जैसे ही वो हमारे स्टमक में जाएगा तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो इस इन्फेक्शन के क्रिएशन के कारण क्या होता है कि हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगेन I am repeating the definition of rancidity. It refers to the oxidation of fats and oils in the food that kept for a long time. मतलब लंबे समय तक अगर किसी खाने को हम रखते हैं और अगर उसमें फैट एंड ऑयल्स हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, इट गिव्स फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट टू फूड, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, फाउल स्मेल एंड टेस्ट जो होता है फूड का वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। और यदि हम इस रेंसिड फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर स्टमक इन्फेक्शन होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है कि आखिर हम इन सारी चीजों को रोके कैसे, कि अगर कोई खाना हमने मतलब कि कोई भी चीज हमारी है, चाहे वेदर इट इज स्नैक्स, है ना, वेदर इट इज फूड, वेदर इट इज व्हाटएवर थिंग व्हिच वी कंज्यूम इन आवर डेली लाइफ, है ना, if they contain fat and oils, so what we have to do prevent from rancidity. Is it clear? So there are 4 points by which we can prevent from rancidity. So the first point I have written over there, that is use of airtight container. हमेशा कभी भी अगर आप कोई भी स्नैक्स बनाते हैं तो उस स्नैक्स में आपका ऑयल एंड फैट अगर है तो उसको हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही आपको क्या करना चाहिए, कंटेन करके रखना चाहिए, उसको इकट्ठा करके रखना चाहिए, ठीक है ना। एयर टाइट कंटेनर में क्या होगा, फायदा ये होगा अंदर एयर नहीं जाएगी, एयर नहीं जाएगी तो क्या होगा, जब एयर नहीं जाएगी अंदर तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन के कारण जो फैट एंड ऑयल्स हैं उनके अंदर उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो खाना जो है वो बहुत लंबे समय तक चल देगा। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, पैकेजिंग विद द नाइट्रोजन। क्यों, अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रोजन ही क्यों, जस्ट बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव गैस। लेस रिएक्टिव गैस होने के कारण क्या होता है कि ये फैट एंड ऑयल्स के साथ में रिएक्ट उतनी जल्दी नहीं करती जितनी जल्दी ऑक्सीजन करती, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या करते हैं कि जब नाइट्रोजन पैकिंग हम करते हैं किसी भी स्नैक्स की या किसी भी फूड आइटम की तो वो बहुत लंबे समय तक चलता है, ठीक है ना। तो दिस इज सेकेंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज रेफ्रिजरेशन। अगर हम उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में हम डाल देते हैं, है ना, कि फ्रिज में अगर हम पुट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है भाई, बहुत लंबे समय तक चल देता है क्योंकि टेम्परेचर कम होने के कारण ऑक्सीडेशन होने का जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज एंड एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिजर्वेटिव, फॉर एग्जांपल एस्कॉर्बिक एसिड एंड थियोल्स। एंड एस्कॉर्बिक एसिड एंड थियोल्स क्या होते हैं, क्या हैं ये, एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं, बचाते हैं। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट। ऑक्सीडेशन से बचाने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन लोग, एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेंसिडिटी, ठीक है। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। So today we had stopped this session and the chapter chemical reaction and equation is also completed. Whatever the queries you are having, just text me or do text in the comment section, okay, and do subscribe our channel, है ना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ विद न्यू चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आपको जो भी अपडेट्स
आगे मिलने वाली हैं उसके लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को क्या कर दें, प्रेस करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, तो जो भी नई अपडेट्स जो होंगी, है ना, जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड किया जाएगा तो वो वीडियो आपके पास में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। सो फॉर टुडे सेशन इट इज एंड अप नाउ ओवर हियर, है ना। विल बी see you soon with a new lecture on the new topic, on new chapter, that is acid, base and salt. Have a good day. Bye bye.